नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेस्ट एंड मोशन के बारे में, यानी विराम और गति के बारे में। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 4.0 हो, रेलवे ग्रुप डी हो, या रेलवे के बाकी एग्जाम्स हो, या बिहार पुलिस कांस्टेबल हो, या किसी राज्य का पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो, दरोगा का एग्जाम हो, इन सभी में इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम आज पूरी बेहतरीन तरीके से जो रेस्ट एंड मोशन है, इसके सारे कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, ताकि एग्जाम में इससे अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो वो आपसे ना छूटे। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे विराम के बारे में, गति के बारे में, गति के प्रकार के बारे में, दूरी, विस्थापन, चाल और वेग के बारे में, त्वरण जिसे एक्सेलरेशन कहते हैं इसके बारे में, गति के समीकरणों को भी हम देखेंगे। और इसके साथ ही बीपीएससी टीआरई के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, कुछ जो क्वेश्चंस आते रहते हैं एग्जाम में, उसको भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जो बीपीएससी टीआरई में क्वेश्चन आते हैं उसी के लगभग अकॉर्डिंग जो रेलवे के एग्जाम्स होते हैं उसमें भी क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप रेलवे की तैयारी करते हैं तो भी इस वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं रेस्ट यानी कि विराम की। ठीक है, अगर कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स आप देते हैं तो उसमें ये सब क्वेश्चंस आते ही हैं, इसलिए आराम से वीडियो को देखिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन कंसेप्ट आपको पूरा समझ में आएगा। इतनी आसान तरीके से मैं समझाने की आपको कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि विराम क्या होता है, रेस्ट क्या होता है। तो यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति नहीं बदलती है तो वह विराम में है। जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु है और वो कहीं समय के साथ उसका स्थान बदल रहा है, तो हम कहते हैं कि वो गति में है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैं अभी यहाँ खड़ा था और चल के मैं यहाँ आ गया, तो कहा जाएगा कि मैं गति में हूँ। ठीक है, लेकिन अगर कोई वस्तु यहीं पे रखी हुई है, जैसे ये बोर्ड यहाँ पे रखा हुआ है, तो ये क्या है, रेस्ट में है, ये विराम में है, क्योंकि समय के साथ इसकी स्थिति बदल नहीं रही है। लेकिन जब मैं इस पेन को यहाँ कर रहा हूँ, फिर यहाँ कर रहा हूँ, तो समय के साथ इसकी जो स्थिति है वो बदल रही है, इसलिए ये क्या है, मोशन में है। ठीक है, इसके आगे हम मोशन पढ़ेंगे। इसकी इंग्लिश में भी डिफिनीशंस है। एन ऑब्जेक्ट इज said to be at rest if does not change its position with the time with respect to its surrounding। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि गति और जो विराम होता है, इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात होती है कि वो किसके सापेक्ष में देखा जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि एक ट्रेन हमारे सामने से जा रही है, हम प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। ठीक है, हम ट्रेन से बाहर खड़े हैं कहीं पर भी, ट्रेन के अंदर जो व्यक्ति है उसको हम देखे कहेंगे कि वो मोशन में है। ठीक है, लेकिन ट्रेन के अंदर अगर दो व्यक्ति बैठे हुए हैं तो पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सापेक्ष अगर कहा जाए तो वो मोशन में नहीं है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ट्रेन में दो लोग बैठे हुए हैं, अगर उनके बीच 4 फीट की दूरी है, तो ट्रेन चल भी रहा है तो उनके बीच में 4 फीट की ही दूरी है, वो वैसे ही है, तो वो एक दूसरे के सापेक्ष में वो गति में नहीं है। लेकिन अगर मैं ट्रेन के बाहर खड़ा हूँ और ट्रेन चल रही है तो मेरे सापेक्ष में उनकी स्थिति बदल रही है, इसलिए वो मोशन में है। तो जब भी मोशन या रेस्ट की बात की जाती है तो ये ध्यान देना चाहिए कि किसके सापेक्ष में कहा जा रहा है। अगर सापेक्ष नहीं कहा जाए, किससे उसकी तुलना की जा रही है, अगर तुलना ना किया जाए तो नहीं बताया जा सकता कि कोई वस्तु रेस्ट में है कि मोशन में है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग पृथ्वी पे हैं, अभी मैं, आप देखेंगे तो मैं खड़ा हूँ, मैं मोशन में नहीं हूँ, लेकिन पूरी पृथ्वी घूम रही है। ठीक है, तो जब व्यक्ति पृथ्वी के बाहर से देखेगा उसको दिखेगा कि मैं मोशन में हूँ। ठीक है, इसलिए हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा कि जब भी रेस्ट या मोशन होती है तो समय के साथ किसी के सापेक्ष सापेक्ष हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसके सापेक्ष उसकी स्थिति बदल रही है या नहीं बदल रही है। अगर उसके सापेक्ष स्थिति बदल रही है तो वो मोशन में है, वो गति में है। अगर उसके सापेक्ष स्थिति नहीं बदल रही है तो वो क्या है, स्थिर है। ठीक है, विराम में है, रेस्ट में है। ठीक है, अब ये हो गया। आगे बात करते हैं गति की। तो वही मैंने आपको बताया कि कोई वस्तु समय के साथ अपने परिवेश के सापेक्ष अपनी स्थिति बदलती है, किसी के सापेक्ष, किसी से तुलना होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मेरे सामने से अगर कोई व्यक्ति गुजर रहा है तो वो मेरे सापेक्ष में, वो कहें कि उसकी वो गति में है। लेकिन मेरे सामने से कार गुजरी, उसमें दो लोग बैठे हुए हैं, तो पहला दूसरे के सापेक्ष में अगर तुलना करेगा तो वो गति में नहीं है, वो दोनों रेस्ट में है। ठीक है, वो उनके अनुसार। लेकिन मैं अगर बाहर खड़ा हूँ कार से और मैं देख रहा हूँ तो मेरे सापेक्ष में वो गति में है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि गति कितने तरह की होती है। तो एक होती है रेखीय गति। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति जो है वो सीधा जा रहा है, बस मैं सीधा जा रहा हूँ वैसे, तो ये क्या है, रेखीय गति है। कोई गाड़ी सीधी जा रही है, वो रेखीय गति है। ठीक है, इसको बोलते हैं लीनियर मोशन। अगला है वृत्तीय गति। वृत्तीय गति में क्या होता है कि जैसे आप देखते हैं कि एक तरीके से वृत्त होता है। ठीक है, गोल,
और बस ये घूम रहा है ऐसे ही, बस इसी पे घूम रहा है, घूम रहा है, ठीक है। तो ये होता है वृत्तीय गति, ठीक है, बस गोल गोल घूमेगा, वृत्त की तरह घूमेगा, ये होता है वृत्तीय गति, इसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन, ठीक है। अगला होता है दोलनी गति, जिसको ऑक्सीनेशन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने देखा होगा कि घड़ी में एक पेंडुलम होता है जो ऐसे ऐसे घूमते रहता है, या फिर झूला होता है जिस पे बच्चे झूलते हैं या बड़े लोग भी झूलते हैं, ऐसे आगे पीछे होते रहता है, ये होता है दोलनी गति, ठीक है। जैसे एक ऊपर कहीं पे ऐसा जुड़ा हुआ हो, ठीक है, नीचे ऐसे आए और यहाँ पे लोग बैठे हो और ये जो है कभी यहाँ आ जाए, कभी यहाँ आ जाए, ठीक है, ये होता है दोलनी गति, ठीक है। अगला है रैंडम मोशन या यादृच्छिक गति, मतलब जैसे तैसे ऐसे वैसे जाते रहे तो उसको बोलते हैं यादृच्छिक मोशन, मतलब कहीं भी ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, कुछ भी जा रहा है, ठीक है। जैसे सांप चलता है या और भी कोई गति हो गई, वो बोलते हैं यादृच्छिक गति, रैंडम, ठीक है। इसके बारे में यहाँ पे बताया हुआ है कि अगर कोई सरल रेखा में गति जाती है तो उसको बोलते हैं रेखीय गति या लीनियर मोशन। जैसे कि कोई वस्तु अगर यहाँ से गिरेगी भी तो सीधा नीचे गिरेगी, ठीक है, तो इसको बोलते हैं लीनियर मोशन। वृत्तीय गति जो गोल गोल घूमती रहती है, ठीक है, जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, या फिर कहीं पे मान लीजिए जैसे गोल पड़ा हुआ है, लोग उस पर घूम रहे हैं इस तरीके से। अगला है दोलनी गति या इसी को आवर्ती गति कहते हैं, ऑसिलेटरी या फिर पीरियोडिक मोशन, मतलब एक बिंदु के इर्द गिर्द आगे पीछे, जैसे घड़ी का पेंडुलम जैसे ऐसे ऐसे घूमता रहता है, या झूला हो गया। यादृच्छिक गति, जैसे मतलब कहीं भी कुछ भी इधर उधर जा रहा है, जैसे कि गैस के अणुओं के बारे में दिया है कि गैस के जो यहाँ पे हवा है उसमें जितने भी अणु है वो इधर उधर ऐसे ऐसे फैलते रहते हैं, जिधर मन करता है उधर चले जाएंगे। इसका कोई निश्चित रेखा नहीं है, निश्चित कोई मतलब मापदंड नहीं है किधर जाएगा, बस जा रहा जाएगा इधर उधर, ठीक है। अब बात करते हैं इनके दूरी विस्थापन के बारे में। तो परिभाषा की अगर बात करें तो यहाँ पे दूरी और विस्थापन, देखिए दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है दूरी और विस्थापन में, मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीके से इसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। दूरी और विस्थापन के बारे में यहाँ पे आप समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, वो ए पॉइंट से चला, ठीक है, ये पॉइंट ए है, ठीक है, वो यहाँ से चला, ऐसे गया, फिर इधर गया, फिर ऐसे घूमते हुए इधर से घूमते हुए ऐसे 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 यहाँ पे आके खड़ा हो गया, ठीक है। वो ऐसे ऐसे सड़क से गया, टोटल जो रास्ता उसने तय किया वो 10 किलोमीटर तय किया, ठीक है। लेकिन फिर यही व्यक्ति जो है जब 10 किलोमीटर तय किया तो इसको बोलेंगे कि दूरी उसने 10 किलोमीटर तय की, ठीक है। ये हो गया हमारा डिस्टेंस। इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये हो गया हमारा दूरी, डिस्टेंस, ठीक है। ये हो गया हमारा डिस्टेंस जिसको दूरी कहते हैं। और ये जो यहाँ से एक लाइन खींची जाएगी, यहाँ से एक लाइन खींची जाएगी सीधे यहाँ तक, और ये मान लीजिए हो गई 4 किलोमीटर, ठीक है। ये है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो दूरी क्या होती है, डिस्टेंस क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा जो दूरी तय की जाती है वो जितना क्षमता है, ठीक है, जितना गया है वो सब डिस्टेंस में आएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, मतलब जो दो वस्तुओं के बीच की जो सबसे कम से कम दूरी होगी उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। अगर मान लीजिए कि यही व्यक्ति यहाँ से चलते हुए, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई और व्यक्ति है, ठीक है, वो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ से वो चला, इधर चलते चलते ऐसे गया, इधर गया, पूरा घूमा, पूरा घूमते 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 और लास्ट में फिर उसी जगह पे पहुंच गया, ठीक है। अब कहा जाएगा कि डिस्टेंस तो इसने तय किया, जैसे मान लीजिए डिस्टेंस इसने भी 10 किलोमीटर तय किया, ठीक है। लेकिन अगर इसका डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो वो होगा 0, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इसने कुछ तय नहीं किया। तो ये होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर, ठीक है। अब इसमें क्या है ये समझ लेते हैं। ठीक, दूरी और विस्थापन, ठीक है, दूरी और विस्थापन।
तो दूरी क्या होता है, डिस्टेंस, कुल मार्ग जो तय किया जाता है उसको डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, जो पूरी दूरी तय की गई है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। लेकिन प्रारंभ से अंत के बीच में जो सबसे छोटी दूरी होती है उसको डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है, उसको विस्थापन कहा जाता है, जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तय किया गया हो। ठीक है, ये जो होती है अदिश राशि होती है, मतलब इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जैसे कि इसमें सिर्फ मतलब कहें कि ये होता है कि ये 10 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है। ठीक है, लेकिन जो ये डिस्प्लेसमेंट होता है ये वेक्टर होता है, यानी कि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। जैसे कि 10 किलोमीटर और फिर दिया जाएगा नॉर्थ। ठीक है, कि मतलब नॉर्थ साइड में 10 किलोमीटर गया या साउथ साइड में 10 किलोमीटर गया, मतलब इसका डायरेक्शन भी होगा। ठीक है, सदिश राशि का, और इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, इसका सिर्फ परिमाण होगा, जबकि इसकी दिशा भी होगी। ठीक है, इसमें दिशा नहीं होती है, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इसके लेकिन इसमें दिशा होगी। ठीक है, जो मान होगा, ये डिस्टेंस होगा, वो या तो जीरो हो सकता है, ठीक है, या फिर मतलब अगर विराम में रहेगा तो जीरो होगा, लेकिन अगर चल दिया तो ये पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, लेकिन जो विस्थापन है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जहाँ से चला वहीं पे आ गया तो विस्थापन शून्य हो गया, जहाँ से चला उससे पीछे चला गया तो नेगेटिव में भी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो होता है वो या तो जीरो होगा या फिर पॉजिटिव में ही होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो जो डिस्टेंस होता है वो या तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा या फिर डिस्प्लेसमेंट से अधिक होगा। ठीक है, विस्थापन कभी भी दूरी से अधिक नहीं हो सकता। ठीक है, या तो दूरी के बराबर होगा या फिर दूरी से छोटा होगा, मतलब ये या तो बड़ा होगा, ठीक है, या बराबर होगा, और ये या तो छोटा होगा या फिर बराबर होगा, ये कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है इससे। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए कोई वस्तु है और यहाँ से मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ से चलना प्रारंभ किया, ठीक है, ऐसे ऐसे घूमते हुए गया यहाँ से ऐसे ऐसे, तो ये दूरी कहीं भी अधिक होगी, और अगर ये सीधा ऐसे भी जाता है तो भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों जो होगा वो बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता है। आगे आते हैं स्पीड और वेलोसिटी। देखिए स्पीड क्या होता है कि जब हम डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखते हैं, ठीक है, मतलब एकांक समय में, मतलब कहें कि यूनिट टाइम में, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब एक सेकंड में जितना दूरी तय किया जाएगा वो हो जाएगा स्पीड, या एक घंटे में जितना दूरी तय किया जाएगा वो हो जाएगा स्पीड। ठीक है, दूरी होता है इसमें, मतलब एकांक समय में, मतलब कहें कि कोई जहाज चल रहा है, कोई मोटरसाइकिल जा रही है, हम कहते हैं ये 60 के स्पीड से जा रही है, तो इसका मतलब होता है कि वो 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रही है, मतलब एक घंटे में वो 60 किलोमीटर जाएगी। ठीक है, वैसे ही ये जो होता है वो डिस्टेंस का होता है। ठीक है, डिस्टेंस के लिए चाल होती है, ठीक है, तय की गई दूरी बटा समय, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये अदिश राशि होता है, ये सदैव धनात्मक होता है, और इसका जो इकाई होता है, मतलब यूनिट होता है, वो मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति आवर होगा। औसत चाल जो होगी कुल दूरी बटा में कुल समय। जो वेग होता है वो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है, मतलब यूनिट टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट तय किया जाता है वो होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दोनों सेम ही चीज़ें हैं, बस अंतर इतना है कि ये जो है यूनिट समय में डिस्टेंस जो तय की जाती है, जैसे एक सेकंड में या एक घंटे में जो डिस्टेंस तय की जाएगी उसको स्पीड कहा जाएगा, और वहीं एक सेकंड में या एक घंटे में जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको वेलोसिटी कहा जाएगा। ठीक है, ये दो तरीके से, इसका जो मेन यूनिट होता है वो मीटर प्रति सेकंड ही होता है, ठीक है, लेकिन किलोमीटर प्रति आवर में भी इसको मापा जाता है। समझ गए बात को? ठीक है, इस पे जब हम क्वेश्चंस करेंगे आगे की वीडियोज में तो अच्छे से ये चीज़ें समझ में आएगी। आगे मैं वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें हम इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। आगे बात करते हैं, आगे है त्वरण, एक्सेलरेशन। देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है कि प्रति इकाई जो समय है उसमें जो चाल में वृद्धि होती है, ठीक है, तो चाल में वृद्धि की दर को एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण कहा जाता है। ठीक है, यहाँ दिया है वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, मतलब जिस रफ्तार से, मान लीजिए कि अभी जो है गाड़ी जो है वो 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रही है,
ठीक है। और कुछ देर बाद वो 12 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलने लगी। कुछ देर बाद 13 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलने लगी। तो वो किस रफ्तार से बढ़ रही है उसको एक्सेलरेशन से मतलब बताया जाता है। एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। भी जो है फाइनल वेलोसिटी यानी कि अंतिम वेलोसिटी, यू जो है इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। जैसे मान लीजिए कि कोई जो गाड़ी है वो अभी 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रही है, ठीक है। यू बराबर हो गया कुछ समय बाद यह 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलने लगी, ठीक है। ये वी हो गया। लेकिन कितने समय बाद ये इतना इस रफ्तार से हुई, तो टाइम लगा इसमें 5 सेकंड का, ठीक है। तो अब इसका अगर एक्सेलरेशन निकालना हो तो ये हो गया हमारी फाइनल वेलोसिटी 20, ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी 10 और ये हो गया टाइम, ठीक है। 20 में से 10 घटाएंगे तो बचेगा 10, ठीक है। यहाँ बचेगा 10 और ये हो गया बटा में 5, ठीक है। इसको काट देंगे तो हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। मतलब 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का जो एक्सेलरेशन है उसके साथ ये गाड़ी चल रही है, तब ये रफ्तार इतनी हो रही है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि जिस चाल से चल रही है अगर वो उससे अधिक चाल हो रहा है तो एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, अगर उससे कम चाल हो रहा है तो एक्सेलरेशन घट रहा है, ठीक है। जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है, ठीक है। यानी कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये जीरो भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी चल रही है, अगर गाड़ी रुकी मतलब चल रही है एक ही रफ्तार से चल रही है, अगर 60 किलोमीटर की रफ्तार से तो 60 ही किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, ठीक है। अगर 60 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है, थोड़ी देर बाद 65 हो गई, 70 हो गई, तो क्या होगा, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, पॉजिटिव है। अगर 60 किलोमीटर है और कुछ समय बाद 50 किलोमीटर, 40 किलोमीटर की रफ्तार से हो गई तो एक्सेलरेशन क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। तो जब एक्सेलरेशन कम होता है उसको बोलते हैं रिटार्डेशन यानी मंदन, ठीक है। आगे जब क्वेश्चंस करेंगे तो इसके बारे में अच्छे से जानेंगे। अब बात करते हैं गति के समीकरण के बारे में यानी इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में, जो कि गैलीलियो के द्वारा दिया गया था, ठीक है। सबसे पहला है v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है। v जो होता है वो फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम, ठीक है। ये वेग और समय के बीच में संबंध दर्शाता है। ये सब का उपयोग जब हम न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, क्वेश्चंस बनाएंगे तब होता है, ठीक है। अगला होता है एस यानी डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी u बराबर t बराबर टाइम, हाफ एक्सेलरेशन और टाइम का स्क्वायर, ठीक है। ये दूरी और संबंध के बीच में, दूरी और समय के बीच में संबंध बताता है, ठीक है। तीसरा है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये जो है फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, यह वेग और दूरी के बीच में संबंध बताता है। तो दोस्तों ये जो है इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। हालांकि जब इसको हम न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, क्वेश्चंस बनाएंगे तब यूज होगा, वहाँ पे समझ में आएगा कि ये क्यों क्या होता है, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। आगे है न्यूटन के गति का नियम। ये बहुत महत्वपूर्ण है और आप हर जगह इसको सुनते होंगे कि न्यूटन के गति का नियम, गति का नियम। न्यूटन ने बेसिकली 3 गति के नियम दिए थे। जो सबसे पहला नियम होता है उसको बोलते हैं जड़त्व का नियम या फिर लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। यह बताता है कि कोई भी वस्तु जिस स्थिति में है वो उसी स्थिति में रहना चाहती है। अगर वो विराम में है यानी यहाँ पे रुका हुआ है तो ये रुका हुआ ही रहना चाहता है जब तक कि इस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। और वैसे ही कोई वस्तु अगर गति में है तो वो गति में ही रहना चाहती है, वो रुकना नहीं चाहती जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल काम ना करे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई वस्तु रुकी हुई है तो वो मतलब नहीं चाहती कि आगे बढ़ूं, जब उस पर कोई बाह्य बल लगेगा, बाहर से कोई बल लगेगा तभी वो आगे बढ़ेगा, ठीक है। वैसे ही कोई वस्तु अगर चल रही है तो वो चलते ही रहना चाहती है जब तक उस पर कोई बाहर से फोर्स नहीं लगता, बाहर से कोई बल नहीं लगता है, ठीक है। तो ये है जड़त्व का नियम, जिसको हम कहते हैं कि हर वस्तु अपनी विराम या गति की अवस्था में रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बस में जा रहा है, ठीक है। वो बस में जा रहा है, एक जब बस एकाएक रुकती है तो लोग जो होते हैं आगे की तरफ झुक जाते हैं। तो वही होता है मोशन ऑफ इनर्शिया, मतलब कि वो उसकी बॉडी अब हमेशा चलते रहना चाह रही थी, लेकिन एकाएक जब ब्रेक लगा तो आदमी आगे की तरफ झुक गया।
वैसे ही कोई व्यक्ति अगर बस में बैठा हुआ है और एकाएक अगर बस स्टार्ट हो जाए तो वो पीछे की तरफ झुक जाता है, क्योंकि वो रेस्ट में था, वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, लेकिन जैसे ही बाहर बन लगता है तो वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है। ठीक है। या फिर जो आपने देखा होगा कंबल वगैरह होता है, उसको जब डंडे से मारा जाता है तो उस पर से धूल उड़ने लगता है, अगर धूल है उस पर तो। ठीक है, क्योंकि धूल रेस्ट में रहता है और कंबल ऊपर नीचे होने लगता है, गति में होने लगता है, तो धूल जो है वो रेस्ट में ही रहना चाहता है। तो इसलिए ये सब एग्जाम्पल है मोशन ऑफ इनर्शिया के। ठीक है, या फिर रेस्ट ऑफ इनर्शिया के। दूसरा है संवेग का नियम, लॉ ऑफ मोमेंटम, जो कि F बराबर ma होता है। ठीक है, फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब जितना कोई वस्तु पर जितना फोर्स लगाया जाएगा तो उसके बराबर ही मास जितना होगा और एक्सेलरेशन उसी के अनुपात में होगा। ठीक है, यानी ये कह सकते हैं कि जितना हम फोर्स लगाएंगे, अगर कोई वस्तु है और उसका मास मतलब एक तरह से कहें कि कांस्टेंट कर दिया जाए, तो जितना हम फोर्स लगाएंगे उतना ही एक्सेलरेशन होगा। जैसे मान लीजिए ये पेन है, इस पर अगर हम कम फोर्स लगाते हैं तो कम एक्सेलरेट करेगा, इस पर अगर हम ज़्यादा फोर्स लगाते हैं तो ज़्यादा एक्सेलरेट करेगा। ठीक है, तो फोर्स जो होता है वो एक्सेलरेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है अगर मास कांस्टेंट हो जाए तो। ठीक है, ये दिया है कि वस्तु पर लगाया गया बल उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, जो फोर्स लगाया जाता है, अगर वस्तु हल्की है तो उसमें ज़्यादा त्वरण होगा, ज़्यादातर दूर जाएगी। अगर वस्तु भारी है तो उस पर अगर जितना हम उतना ही फोर्स अगर लगाएं तो वो कम आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो ये होता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया, यानी कि एक्शन इक्वल टू रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई वस्तु को अगर हम धक्का देते हैं तो वो भी समान रूप से हमें धक्का देता है। ये देखने के लिए मिलता है, जैसे मान लीजिए हम ज़मीन पे यहाँ खड़े हैं तो हम क्या कर रहे हैं कि ज़मीन को पीछे की तरफ धक्का दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन ज़मीन तो पीछे नहीं धक्का रहा है तो हम ही आगे बढ़ जा रहे हैं। ठीक है, या फिर कोई गाड़ी चलती है तो जो पहिया होता है वो ज़मीन को पीछे की तरफ धक्का देता है, लेकिन वो पीछे की तरफ नहीं जाता, बल्कि आदमी जो गाड़ी है वो आगे की तरफ जाती है। ठीक है, मतलब जो भी एक्शन लगाया जाएगा, जो भी फोर्स इधर लगाया जाएगा, उसके विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जैसे कि आप देखा होगा कि बंदूक से गोली अगर कोई छोड़ता है, ठीक है, तो वो पीछे की तरफ झुक हो जाता है, क्योंकि बंदूक जितने रफ्तार से गोली आगे की तरफ जाती है, जितना फोर्स गोली में लगता है आगे की तरफ जाने में, उतना ही फोर्स पीछे की तरफ लगता है बंदूक की तरफ। ठीक है, तो गोली जो होती है वो छोटी होती है, वो आगे की तरफ भाग जाती है। बंदूक जो होता है वो बड़ा होता है और लोग कस के पकड़ते हैं, अगर कस के ना पकड़ें तो हाथ में चोट लग जाएगी, इंसान गिर भी जाएगा। ठीक है, या फिर जो बड़ी बंदूकें होती है उसको इधर कान से लगा करके हाथ में और पूरा मजबूती से पकड़ के चलाया जाता है, ताकि जितना आगे फोर्स रहेगा उतना ही पीछे भी फोर्स रहेगा। अगर जो बंदूक चलाने वाला व्यक्ति है वो अगर उसको मजबूती से ना पकड़े तो वो गिर जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति जब नाव पे कोई होता है और नाव पर से अगर कोई ज़मीन पर फाड़ने की कोशिश करता है तो नाव पीछे हट जाती है। ठीक है, ये आपने एग्जाम्पल में देखा होगा कि अगर एक नाव है, ठीक है, और वो पानी के बीच में है और इस पर से कोई व्यक्ति इधर अगर जंप करने की कोशिश करेगा तो नाव पीछे की तरफ हट जाती है, क्योंकि जितना वो आगे की तरफ फोर्स लगाता है उतना ही पीछे की तरफ भी फोर्स लगता है नाव पे, तो नाव पीछे हट जाती है और आदमी अगर ज़्यादा फोर्स लगाएगा तो ऊपर जाएगा, नहीं तो बीच में ही गिर जाता है। ठीक है, तो ये होता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इन सभी के बारे में जब अलग से वीडियो में लेकर के आऊँगा एक एक टॉपिक पे, तब हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। अभी पूरा मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, अगला है अदिश राशि और सदिश राशि, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। दोस्तों इस सब टॉपिक पे अलग अलग मैं वीडियो लेकर के आऊँगा, और उसको आप जब देखेंगे तो अगर आप बेसिक से नहीं जानते तो बेसिक सारी चीज़ें जान जाएंगे। अगर आप बेसिक से पढ़े हुए हैं तो ये जो है आपका एक बेहतरीन रिवीजन हो जाएगा इस वीडियो से। ठीक है, अब बात करते हैं स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। देखिए स्केलर क्वांटिटी में केवल परिमाण होता है, ठीक है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है, जबकि सदिश राशि में परिमाण और दिशा यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। ठीक है, जो मतलब एक तरह से कहें कि अगर सिर्फ वजन है, सिर्फ मतलब संख्या है उसमें, तो वो हो गया परिमाण, और अगर उसमें दिशा भी है, डायरेक्शन भी है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हो गया कि वो व्यक्ति 10 मीटर गया, ठीक है, तो वो हो गया एक तरह से उसमें दिशा नहीं है, तो वो क्या हो गई, दूरी हो गई। लेकिन वह क्या आ जाए कि वो 10 मीटर नॉर्थ में गया, 10 मीटर साउथ में गया, 10 मीटर ईस्ट गया या वेस्ट गया, वो क्या होगा कि उसमें डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, तो वो क्या हो गया, विस्थापन। ठीक है, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो यही है सदिश राशि और अदिश राशि। सदिश राशि जो है विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, भार, आवेग, ये सब क्या है,
सदिश राशियां हैं, वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि दूरी, चाल, द्रव्यमान, तापमान, समय, कार्य और ऊर्जा ये सब क्या है, अदिश राशियां हैं। ठीक है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता, उसमें डायरेक्शन यानी दिशा भी होता है। आगे बात करते हैं एक समान गति और असमान गति। ठीक है, एक समान गति का मतलब हो गया कि जब गति समान रूप से चल रही हो, उसमें त्वरण बदलता नहीं है। ठीक है, इसमें चाल जो होता है एक समान में समान रहता है। ठीक है, असमान में चाल बदलता रहता है। समान को यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं एक समान को, और इसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। ठीक है, त्वरण जो होता है वो इसमें शून्य होता है, इसमें शून्य नहीं होता, इसमें या तो नेगेटिव होगा या फिर पॉजिटिव होगा। ठीक है, या जैसे मान लीजिए कि एक समान गति का मतलब है कि 10 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा है गाड़ी। ठीक है, या 15 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा है, वो एक समान मोशन हो गया। और कभी 10 से चल रहा है, कभी 15, कभी 20, कभी 8, कभी 7, कभी कुछ, तो ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, ये जो होता है वो सरल रेखा में चलता है। ठीक है, ये जो होता है वक्र रेखा में चलता है, मतलब किसी भी तरीके से चलने लगेगा, मतलब एक तरह से कहें। ये जो होती है, इसका उदाहरण है घड़ी की सुई, पृथ्वी का घूर्णन, मतलब घड़ी की सुई आपने देखा होगा वो हमेशा एक समान गति में चलती है। ठीक है, उसका स्पीड कम ज़्यादा नहीं होता, अगर स्पीड कम ज़्यादा हो जाएगा तो घड़ी आगे पीछे हो जाएगी। ठीक है, या फिर पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूम रही है वो एक समान चाल से घूम रही है, उसमें अगर बदलाव होगा तो पूरी मतलब दुनिया का जो संतुलन है वो बिगड़ जाएगा। वहीं अगर बात करें कि बस की गति कोई और वस्तु हो गई, वो सबका क्या है, स्पीड घटते बढ़ते रहता है, वो एक समान नहीं रहता। बस कभी 50 की स्पीड से चलेगा, कभी 40 से चलेगा, कभी 70, कभी 80, कभी मतलब 10 की स्पीड से भी चलेगी। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। या फिर हम जो चलते हैं वो भी नॉन यूनिफॉर्म में ही आ जाएगा, क्योंकि हम कभी तेज चलते हैं, कभी धीरे चलते हैं, कभी कुछ चलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों हो गए एक समान और असमान गति। अगला है कि अब जो हमने पढ़ा है उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो विराम में हो गया कि इसमें स्थिति नहीं बदलती है, गति में स्थिति बदलती है। इसके बाद लास्ट में कुछ क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग देख लेंगे। दूरी जो होती है वो विस्थापन से बड़ी हो सकती है। ठीक है, या फिर उसके बराबर हो सकती है, लेकिन विस्थापन कभी भी दूरी से बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता। चाल, वेग, त्वरण। ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ा, ये तीनों समीकरण है। v बराबर यू टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इनर्शिया कहते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एफ बराबर एम ए होता है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्शन रिएक्शन होता है। ठीक है, एक्शन के समान रिएक्शन। जी का मान जो होता है यानी हमारा जो ग्रेविटी है, ठीक है, वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसका एक्सेलरेशन, जी को एक तरीके से ये एक्सेलरेशन ही है। ठीक है, ये जो फॉर्मूला हमने सीखा यहाँ पे, ठीक है, इस फॉर्मूले में अगर कोई वस्तु, इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि कोई वस्तु ऊपर से गिर रही है, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन जो होता है वो ये जी वाला ही यूज होता है। ठीक है, वहाँ पे एक जगह पे हम ये लोग जी यूज करते हैं। आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। और वृत्तीय गति में चाल समान वेग बदलता है, त्वरण होता है। मतलब अगर कोई वृत्तीय गति घूम रही है तो इसमें चाल समान होता है, वेग बदलता है और त्वरण होता है। अब बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको पहले हम लोग देख लेते हैं। पहला है, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से चल रही हो तो उसकी चाल बदलती है, उसका वेग बदलता है, त्वरण शून्य होता है, उस पर बल नहीं लगता। अगर कोई वृत्ताकार पथ पर चल रहा है तो उसका वेग बदलेगा। ठीक है, चाल बदले या न बदले ये आवश्यक नहीं है क्यों, लेकिन जब वृत्ताकार पथ पर इस तरीके से चलेगा तो इसका जो वेग है वो जरूर बदलता रहेगा। ठीक है, क्योंकि कभी इस डायरेक्शन में जाएगा, कभी इस डायरेक्शन में, कभी इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन चेंज होगा तो वेग बदलेगा। ठीक है, वृत्तीय गति में दिशा बदलती है, वेग बदलता है, त्वरण होता है। ठीक है, किसी वस्तु का विस्थापन शून्य हो सकता है, वह विराम में हो, वह वृत्ताकार पथ पर हो, वह त्वरित हो। ए और बी, देखिए जब कोई वस्तु विराम में है तब तो उसका विस्थापन शून्य होगा ही। अगर वह वृत्ताकार पथ पर है तो भी उसका विस्थापन शून्य होगा कुछ समय के लिए, क्योंकि जब वृत्ताकार पथ पर चलेगा, मान लीजिए यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ और जब फिर चल करके यहाँ पे जाएगा तो इस पॉइंट पर जैसे ही आएगा तो उसका विस्थापन क्या होगा, शून्य हो जाएगा। फिर चलना प्रारंभ करेगा, फिर उसका विस्थापन शून्य होगा। ठीक है, इस तरीके से मतलब शून्य होता रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है, इसका आंसर ए और बी
दोनों हो जाएगा। अगला है दूरी और विस्थापन में कब समानता होती है? सदैव, जब गति सरल रेखा में एक ही दिशा में हो। वृत्ताकार गति में कभी नहीं। देखिए, जब गति सरल रेखा में एक ही दिशा में हो तब क्या होता है कि विस्थापन जो है वो और विस्थापन और दूरी दोनों समान होती है, क्योंकि यहाँ से मान लीजिए कोई वस्तु चली और सीधा समान रेखा में यहाँ तक पहुँच गई, ठीक है। तो अब क्या होगा कि डिस्टेंस भी यही होगा और डिस्प्लेसमेंट भी यही होगा, ठीक है, दोनों समान हो जाएगा। अब बात करते हैं आगे क्वेश्चंस की। आगे क्या है? आगे है एक क्वेश्चन है कि यदि u बराबर 0, a बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, t बराबर 5 सेकेंड हो तो v का मान बताइए, ठीक है। तो v बराबर होता है u प्लस 80, ठीक है। ये पहला समीकरण है जो कि मैंने आपको बताया है अभी कुछ ही समय पहले, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अभी थोड़ी सी पीछे भी मैंने बताया, कहाँ पे है, ठीक है, ये रहा। यहाँ पे ये समीकरण मैंने आपको बताया था, v बराबर u प्लस 80, ठीक है। ये इसी पर क्वेश्चन है और इसको आसानी से इस पर सॉल्व करना है। अब यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, v का वैल्यू निकालना है तो v यहाँ पे रह जाएगा। u की वैल्यू कितनी दी गई है? u की वैल्यू यहाँ पे 0 दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे, प्लस a 10 है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और t है 5 सेकेंड, तो ये टोटल हो जाएगा 50, ठीक है, 50 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया, यहाँ पे है 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। अगला है न्यूटन का कौन सा नियम जड़त्व का नियम कहलाता है? तो न्यूटन का जो प्रथम नियम है, ठीक है, ये जड़त्व का नियम कहलाता है। अगला है त्वरण किस प्रकार की राशि है? तो त्वरण जो है वो सदिश राशि है, ठीक है। इसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है, यानी डायरेक्शन भी होता है, और ये क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड भी होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, फ्री फॉल में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण होता है, तो ये होता है 9.8। अभी तुरंत मैंने बताया कि जो गुरुत्वाकर्षण का मान होता है वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये यहाँ पे अब खत्म हो गया। तो दोस्तों, गति के बारे में जो ही महत्वपूर्ण बातें होती हैं वो सब बताने की मैंने कोशिश की है। आप अगर चाहते हैं कि किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं तो उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और बाद में मैं एक एक टॉपिक पे, जो इसमें इतनी सारी चीज़ें एक ही क्लास में हो गई वो नहीं, बल्कि अलग अलग क्लासेज में बाकी सारी चीज़ें ले आने की आपकी मैं पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। और हमारे चैनल पर वीडियो आएंगी सब, पूरा मतलब एक तरह से कहें कि जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, चाहे वो बिहार पुलिस के हों, दरोगा के हों, या ग्रुप डी हो, रेलवे हो, या BPSC TRE हो, ये सब के क्लासेज हमारे चैनल पर शुरू होंगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे हर जगह शेयर कीजिए ताकि सब तक ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ पहुँचती रहें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।